एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग एचपी टेट आर्ट्स जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2012 का, उसका साइकोलॉजी का सेक्शन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एचपी टेट आर्ट्स 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका साइकोलॉजी का सेक्शन आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, अगर आप सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार से जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस हैं और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देखिए, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, आप उनको जरूर देखिए। ठीक है, साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको जाना है, मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखिए, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस सेट बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो जनरल स्टडीज की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, जनरल स्टडीज के नाम से, उसमें 44 वीडियोज है, वो आप देखिए, वो आपके टेट में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप उनको जरूर देखिए। ठीक है, वो मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं, उसमें कमीशन के भी, टेट के भी और भी अदर जो एग्जाम्स हैं वहाँ के प्रीवियस ईयर जो है ना, वो मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसकी तो मैंने अलग से भी बना दी है प्लेलिस्ट, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की अलग से प्लेलिस्ट है। जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं वो सभी की सभी आपके टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाई है, तो आप उनको देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्लीज। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन के, कोई पैसे नहीं लगते। तो आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आपने अभी इसको लाइक कर देना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कक्षा में पढ़ाते हुए एक शिक्षक अनजाने में गलत सूचना देता है, तब विद्यार्थी उसे ढूंढ निकालते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि आपने गलती से कुछ गलत बोल दिया और बच्चे ने आपकी गलती ढूंढ ली, तो उसकी उपेक्षा कर पढ़ाई आगे चालू रखनी चाहिए, भूल स्वीकार कर उसे सुधारना चाहिए, इसे बुद्धि संगत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं अपने ढंग से उसे सही कहने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से सबसे जो सही आंसर है वो है भूल स्वीकार करके उसे सुधारना चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें कई बार क्या होता है, दो ऑप्शन सही होते हैं ना, तो हमें उसमें से सबसे सही ऑप्शन ढूंढना होता है। ऐसा बहुत बार मिलेगा। ठीक है, इसमें तो देखिए एक ही आंसर सही है कि हमें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो दो ऑप्शन सही लगते हैं, तो वो उसमें से हमने सबसे सही ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है, तो आपने आंसर तक जाने की कोशिश करनी है। साइकोलॉजी का सेक्शन जब आपने एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना है तो आपने हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर आपने साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स ले लिए है ना, तो आपके टेट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आपका साइकोलॉजी का सेक्शन सही है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं, आंसर लगा देते हैं और बाद में हमें लगता है कि हमने गलत आंसर दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, देन आप आंसर लगाओ, क्योंकि जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये जो 2012 का एग्जाम है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जहां पे आपको बहुत ही आराम से सोच समझ के आंसर लगाना है, तो आपने बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा खंड में आपसी बातचीत में एक छात्र एक प्रश्न उठाता है जिसका आप वहां उस समय पर उत्तर नहीं दे सकते हो, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? ठीक है, बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आपको अभी उसका आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दोगे और आगे बढ़ जाओगे। विद्यार्थी से कहना कि कक्षा में प्रश्न ना उठाए, अपनी अयोग्यता स्वीकार कर अगले दिन उत्तर देने का वचन देना, या ऐसे प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थी को डांटना चाहिए। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? अपनी अयोग्यता को स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इस टाइम इसका आंसर नहीं पता है और मैं कल आपको इसका आंसर जरूर दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी है, और कब इसकी स्थापना हुई है? 1961 में। बहुत बार पढ़ लिया है हमने। नेक्स्ट है, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक का उद्देश्य विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान का विकास करना और निपुणता लाना, बच्चों को कैसे सीखें ये सीखने में मदद करना, सीखने की शैली और व्यक्तिगत अंतरों को समझना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी सही है।
नेक्स्ट है द्वारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी कक्षा में एक छात्रा आपको एक छात्र द्वारा कक्षा में छेड़ने की शिकायत करती है, तो आप क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से जो है वो वहां पे पूछताछ प्रारंभ करेंगे। देखिए, दोषी छात्र को पाठ पढ़ाने के लिए छात्र के अभिभावक को कहना, अनुशासन समिति के लिए के पास मामले की रिपोर्ट करना, या लड़के को कन्या सहपाठी का आदर करने की सलाह देना, या अपने ढंग से पूछताछ करना। तो आप अपने ढंग से अपने लेवल पर पूछताछ करोगे, उस चीज को वहीं पर खत्म करने की कोशिश करोगे। आप बच्चे को समझाओगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ना कि शोर मचा देना, है ना। हमें पहले शोर मचाने से पहले क्या करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है IEP का पूरा नाम क्या है, यह है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब स्पेशल जो बच्चे हैं ना, एजुकेशनल प्लान। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाए। नेक्स्ट है, जब कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी कोई संकल्पना स्पष्ट नहीं समझते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो हमें उस संकल्पना को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, उस संकल्पना पर कोई सुलभ क्रिया को करके बताना चाहिए। शब्द CCE में क्या निहित है, देखिए शब्द CCE जो है वो हमारे शैक्षिक इवेल्युएशन भी उसमें आ जाती है हमारी, ठीक है, एजुकेशनल, और जो उसमें को करिकुलम है वो भी आ जाता है। तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों ही पहलुओं का मूल्यांकन इसमें आ जाता है। जो हमारा CCE है, ठीक है, उसमें हमारा शैक्षिक मूल्यांकन भी आ जाता है, और जो को करिकुलम है, जो शैक्षिक मूल्यांकन है, वो भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को होना चाहिए विषय पर प्रभुत्व, नेतृत्व गुण, अनुशासन रखने वाला, उपरोक्त सभी। तो सभी। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेदभाव पाने पर एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर आप छात्रों के बीच में भेदभाव देख रहे हो तो आपकी फिर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। छात्रों की योग्यताएं, क्षमताएं, हितों और मनोवृत्ति को जानने की कोशिश करना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को अनुकूल करने की कोशिश करना, A और B दोनों या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो छात्रों के बीच में अगर आप भेदभाव पाने पर एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो शिक्षक को छात्रों की योग्यताएं, क्षमताएं, हितों और मनोवृत्ति को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो पाठ्यक्रम को उसी अनुकूल जो है वो पाठ्यक्रम को उसी हिसाब से करवाना चाहिए। तो A और B दोनों सही हो जाएंगे। गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा अच्छा नहीं है गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए, है ना। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नोट्स बनाना, अतिरिक्त पढ़ाई, पुस्तकों की मदद लेना, स्वयं शिक्षण, है ना। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने सबसे कम इम्पोर्टेंट चुनना है जो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पुस्तकों की मदद लेना, ठीक है। बुक्स रीड करने से तो कोई गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। हाँ, नोट्स बनाना, अतिरिक्त पढ़ाई जो है, स्वयं शिक्षण जो है, ठीक है, सेल्फ स्टडी जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कक्षा 8 की रीमा स्पोर्ट्स में अधिक रुचि लेती है और स्पोर्ट्स में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है। आप उसको क्या सुझाव देंगे। लड़कियों को स्पोर्ट्स में भविष्य नहीं है, ऐसा बोलेंगे, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अपनी महत्वाकांक्षा को पाने में उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसा हम उसको बताएंगे, सुझाव देंगे। केवल अकादमिक फोकस करने के लिए उसको कहना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है। और लड़कियां स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट नहीं हो सकती क्योंकि वे शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त नहीं होती, ये भी गलत है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसको अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए, उसको एक स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ये हम उसको सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष की शालू ने अपने शिक्षकों के बातचीत करने के तरीके की नकल करना प्रारंभ किया है। उसके इस व्यवहार का स्वरूप जाना जाता है, तो इसको हस्तांतरण कहते हैं। हस्तांतरण। शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक जरूरी कौन सा है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। माता पिता व बच्चों का अच्छा संबंध, तेज बुद्धि, अच्छी स्कूल या सीखने की इच्छा। तो थॉर्नडाइक का, अगर आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा है, थॉर्नडाइक ने 3 सीखने के नियम दिए हैं, और सबसे पहला नियम क्या है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। हमारी सीखने की इच्छा जो है वो बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। तो सीखने की इच्छा। आपकी कक्षा का एक छात्र आदित्य दृष्टिबाधित है। आगे आप एक स्कूल में समारोह रखने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे। आप उसे उद्घोषक का पाठ देते हो, समारोह के दौरान उसे घर में रहने को कहते हो, उसे कम महत्वपूर्ण कर्तव्य देते हो, या भाग लेने में उसे हतोत्साहित करते हो। तो ये तो तीनों ही ऑप्शन गलत है, हम उसे उद्घोषक का पाठ देंगे।
बाल विकास पारस्परिक संबंध प्रक्रिया द्वारा निर्देशित है, उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो बोलो जो पारस्परिक संबंध प्रक्रिया है उसमें कौन सा इसमें नहीं आता है? तो उसमें विभेदीकरण भी आता है, एकीकरण भी आता है, शिक्षण भी आता है, प्रेरणा उसमें नहीं आती। जो पारस्परिक संबंध प्रक्रिया है उसमें प्रेरणा नहीं आती। नेक्स्ट है शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन नहीं है? तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, और मैंने आपको बताया है जब हमारी IQ चेक हो रही है ना, हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग चेक हो रही है तो हम MCQ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कौन सी थिंकिंग के लिए? कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए। लेकिन जब हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज हो रही है, जब हमारा उस क्रिएटिव मूल्यांकन हो रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है, उस टाइम पे मौखिक प्रश्न पूछना, कोई प्रोजेक्ट दे देना, कोई काम दे देना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें मौखिक प्रश्न आ जाएंगे, प्रयोजन आ जाएगा, कार्यभार आ जाएगा। मैंने आपको बताया था एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम डायरेक्टली नॉलेज चेक करते हैं, तो नॉलेज चेक करने के लिए हम MCQ का इस्तेमाल करते हैं, जो और ऑप्शन है एक आंसर बताना है, बस बात खत्म। जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग चेक कर रहे हैं, डाइवर्जेंट रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, उस टाइम हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बताइए भारत में सबसे सुंदर स्थलों के बारे में बताइए कि सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें तो बच्चे अलग अलग बच्चा हर बच्चा जो है वो अपने हिसाब से आंसर देगा और अलग अलग आंसर देगा, तो वहां पे क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ठीक है, उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग को डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। छात्रों को सफल बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों का व्यक्तिगत भेद समझना चाहिए, छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए, जब जरूरत हो तब उन्हें स्वावलंबित करना चाहिए। उपरोक्त सभी शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन मुख्य आयाम है? जो शिक्षा प्रणाली है उसमें गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसके लिए उचित पाठ्यक्रम होना चाहिए, सही है। प्रेरित और उपयुक्त पुरस्कृत शिक्षक होने चाहिए, उचित शिक्षण शिष्य अनुपात होना चाहिए, सारे सही। नेक्स्ट है एक उच्च बुद्धि वाला छात्र पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि कारण पता करे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कारण पता करे कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं होमवर्क नहीं करके आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम को जाने। नेक्स्ट है शिक्षा बच्चे को अपना ब्लैंक में मदद करती है, किसमें मदद करती है? भावात्मक विकास में, सामाजिक जीविका कौशल में, सभी में। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 के एक छात्र के हकलाने की समस्या के समाधान के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की उपेक्षा करे, बोलने के लिए अधिक अवसर दे, छात्र की जांच करे तब जब भी वह हकलाता है, या पेशेवर मदद तलाश करे। तो पेशेवर मदद जो है उसको तलाश करनी चाहिए। समाज के शोषित वर्ग के बच्चे अधिक लाभ ले सकते हैं यदि उन्हें स्कूलों में अधिक अच्छा पढ़ाई का वातावरण मिले। विशिष्ट बच्चे मैंने आपको पढ़ाए थे ना, विशिष्ट बच्चों में हमने क्या क्या पढ़ा था? विशिष्ट बच्चों में देखिए, विशिष्ट बच्चों में मंदबुद्धि बच्चे भी आ जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाते हैं, पिछड़े बच्चे भी आ जाते हैं, और जो ये अब वंचित बच्चे हैं, ठीक है, अपराधी बच्चे हैं, ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे वंचित बच्चों की बात हो रही है, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित बच्चे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनको अगर स्कूल में अच्छा माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो जो उनको अच्छा लाभ हो सकता है, ठीक है। तो स्कूलों में अगर अधिक अच्छा पढ़ाई का वातावरण उनको मिले। नेक्स्ट है आप, ठीक है, देखिए आपकी कक्षा का एक छात्र अनिल अपने काले रंग रूप के लिए अपने सहपाठियों द्वारा चिढ़ाया जाता है। आपको एक शिक्षक के रूप में क्या करने की आवश्यकता है? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इस समस्या की उपेक्षा करेंगे, व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में कक्षा में बातचीत करेंगे, अनिल को कहना कि इस ओर ध्यान न दे, या कक्षा को फटकारना। तो नहीं, हम क्या करेंगे? हम कक्षा में इस बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। शीला संगीत में बहुत अच्छी है लेकिन गणित में अच्छा करने में समर्थ नहीं है। एक शिक्षक के रूप में आप उसे किस प्रकार से निर्देशित करेंगे? उसे कहेंगे कि संगीत का भविष्य नहीं है, उसे संगीत छोड़ने और गणित को पढ़ने के लिए कहेंगे, उसे कहेंगे कि वह गणित को भी अच्छी तरह से कर सकती है, और उसे संकल्पना समझाएंगे, उसके माता पिता को बुलाकर उससे बातचीत करेंगे। तो हम उससे बताएंगे कि बच्चे आप संगीत में बहुत अच्छे हो और आप गणित में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप उसको दोबारा से वो चीज जो है वो एक बार समझाओगे, ठीक है। शिक्षक की भूमिका ब्लैंक के लिए जरूरी है, बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है एक बच्चे की ज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें वह कार्य समस्या को तर्कबद्ध करने में समर्थ हो और बहुवर्गीकरण कर सकता हो?
ठीक है, एक बच्चे की ज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें वह कार्य समस्या को तर्कबद्ध करने में समर्थ हो और बहुवर्गीकरण कर सकता हो? तो वो कौन सी है? वो है लास्ट स्टेज। देखिए पियाजे की स्टेजेस पढ़ी है ना हमने, और पियाजे की स्टेजेस में मैंने आपको लास्ट स्टेज बताई थी, ठीक है, जहां पे तर्कबद्ध रूप से जो है वो समस्या समाधान किया जाता है, बहुवर्गीकरण किया जाता है। तो कौन सी है? औपचारिक परिचालन अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो आप बहुत आराम से इनका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक रूप से कम सफल होने वाले विद्यार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी क्षति हो सकती है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से कम सफल होने वाले विद्यार्थी को कौन सा जो है वो क्षति पहुंचा सकता है? कक्षा टेस्ट अंकों का रिकॉर्ड बच्चे बनाए रखने में, कक्षा टेस्ट अंकों का रिकॉर्ड बनाए रखने में, कक्षा में व्यक्तिगत छात्र के अंकों की चर्चा करने में, कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करने में, या बच्चे द्वारा अपनी नोटबुक्स में सही करने में। ठीक है, तो देखिए अगर आप हर बच्चे के मार्क्स जो है वो जोर जोर से बोल बोल के क्लास में सुना रहे हो, है ना, तो जो बच्चे के मार्क्स कम आए हैं वो उस चीज से हर्ट हो सकता है। वही यहाँ पे पूछा था, ठीक है, कि कौन उसको क्षति पहुंचा सकता है? तो कक्षा में व्यक्तिगत छात्र के अंकों की चर्चा करना जो है वो उसको क्षति पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उपलब्धि में प्रतिकूलताओं का पता करने में एक प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। ठीक है, तो सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग, सहकारी या बहुश्रेणी शिक्षण जो है वो शैक्षिक उपलब्धि में प्रतिकूलताओं का पता करने में एक प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि आपके ध्यान में आया कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी घर में माता पिता के विच्छेद होने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो इस विषय पर विद्यार्थी से कोई बातचीत नहीं करोगे, उससे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, माता पिता से बातचीत करेंगे, या छात्र के प्रति तटस्थ रहेंगे? तो हम उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का पोर्शन था जो मैंने आपको करवाया 2012 का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बहुत जल्दी आपको 2013 के क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो मिल जाएगी, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, 210 प्लस वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, और वो सभी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियोस को देखिए। ठीक है, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप जाइए देखिए और तैयारी करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।